हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड से लेक्चरर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है केमिस्ट्री में। तो जितनी मुझे डिटेल्स समझ में आई, क्योंकि ना पूरी जो एडवर्टीजमेंट है वो हिंदी में है, तो जितना मुझे क्लियर हुआ, जो जिसके लिए मैं श्योर हूँ, मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके बाद अगर आपको लगे कि आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप पहले पूरी एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक और चीज है, इस वाली पोस्ट के लिए जो है नेट और गेट रिक्वायर्ड नहीं है। गेट तो वैसे भी खैर नहीं होता, टीचिंग के लिए है, तो नेट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका नेट हो रखा है नहीं हो रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और यहाँ पर पीएचडी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे होगी रिक्रूटमेंट। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर बीपीएससी, और सबसे पहले ओपन होती है इनकी वेबसाइट। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगी, ठीक है। तो एक तो भी रिसेंट जो है यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट जो है, जो आई है 28 अगस्त को, तो ये है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। इसमें रिक्वायरमेंट है पीएचडी की। तो ऐसे वाले एस्पिरेंट्स जिनके पास पीएचडी डिग्री है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप खुद से देख लेना यहाँ पे जाके। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ स्पेसिफिकली लेक्चरर वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी या फिर नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आई नो मैक्सिमम व्यूअर्स अभी उसी कैटेगरी में है, तो उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा ये। तो ओपन करते हैं इसको। हमने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करा है यहाँ पर। और एक और चीज़, एडवर्टीजमेंट से पहले एक नोटिस भी है जिसमें ना लास्ट डेट बता रखी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये वाली पोस्ट है, जिसकी एडवर्टीजमेंट नंबर कितने है 2020, ठीक है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 19 अगस्त 2020 से, और लास्ट डेट है 7 सितंबर। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है, तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 7 सितंबर। जो फीस सबमिट आपको करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके लिए आप 11 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। अभी देखते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें हमें मिलने वाला है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अप्लाई कहाँ पर जाके करेंगे, ठीक है। अप्लाई तो आप इसी वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करेंगे। अब देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली है, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है 7। सो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं 7, जिनमें से दो जो सीट्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख लेना, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। ऐसे करके आप अच्छे से देख लेंगे इसको। ये आई थिंक SC/ST कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख लेना अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें कुछ लिखा हुआ है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ऐसे कुछ नीचे आप देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। और फिर आगे आते हैं, एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं एक बार। एक चीज और, जो पेमेंट रहेगी, जो आपकी सैलरी रहेगी, वो होगी अकॉर्डिंग टू पे स्केल लेवल 9A, और इसके अकॉर्डिंग 56,100 रुपीज आपका बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है, मास्टर्स डिग्री इन साइंस, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि MSc केमिस्ट्री आपको चाहिए होगी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। गाइस, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है फर्स्ट डिवीजन ही चाहिए। तो अब ना मैं ये कमेंट देखना नहीं चाहती यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि मैम मेरी 59.6 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इन्होंने खुद से बोला है फर्स्ट डिवीजन चाहिए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद एक और चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो ये वाली डेट है 18 सितंबर, इससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी MSc कंप्लीट है इस वाली डेट से पहले, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो अभी MSc फाइनल ईयर में है, जितनी कंप्लीट हो गई है, अगर आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो फाइनल मार्कशीट है, अगर आपको वो इस डेट से पहले मिलती है, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज नहीं है। इतना क्लियर है। तो ये नहीं पूछेगा कोई भी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको सबमिट करने, आपकी फाइनल मार्कशीट आपको सबमिट करनी है। दैट मीन्स जिसकी MSc कंप्लीटेड है, सिर्फ वही अप्लाई कर पाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मिनिमम एज लिमिट, मतलब जो मिनिमम एज है ना, वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 ईयर्स इज द मिनिमम एज, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कोई नहीं है। आपकी एज 21 से बस ज्यादा होनी चाहिए, बाकी जितनी भी हो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि सिलेक्शन होगा कैसे, है ना,
तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिखा गया है एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क। इसमें आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। अभी कैसे मिलेंगे ध्यान से देखना। इन्होंने बोला है कि आपके पास जो एमएससी में आपके जो भी परसेंटेज होगी उसका 10% निकालेंगे, ये उसके मार्क्स लिखे जाएंगे। रेलेवेंट सब्जेक्ट में जो परसेंटेज है उसका 10% ये लेंगे और इसमें आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिल सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे जैसे मान लो कि केमिस्ट्री में जो एवरेज मार्क्स निकल के आते हैं, सपोज आपके 80 मार्क्स हैं, ठीक है, तो 80 मार्क्स का 10% कितना होगा, 8 होगा। तो आपको आउट ऑफ 10 जो लिखा हुआ है मैक्सिमम 10 मार्क्स, आउट ऑफ 10 आपको 8 मिल जाएंगे। ये किसके लिए है, एमएससी के लिए है, मैक्सिमम 10 ही मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बोला है मैक्सिमम 5 मार्क्स किसके हैं, बीएससी के हैं। आपके पास 5% लेंगे ये किसका, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन बीएससी ऑनर्स और बीएससी, उनके 5 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा ही ओएनजीसी में भी होता है। अगर आपको पता हो जो केमिस्ट की पोस्ट आती है वहां पर भी अगर आपके पास पीएचडी होती है तो आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि होनी चाहिए, अगर है तो 5 मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी एमएससी कंप्लीट हुई है तो आप ये 15 मार्क्स ले सकते हो यहाँ से, ये वाले मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। इनका ना क्योंकि यहाँ पे नेट ये मांग नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो खुद से इनका एक टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस है नेट का, यहाँ लिखा हुआ है जो भी हमारे पास नेट का स्टैंडर्ड सिलेबस है यूजीसी के अकॉर्डिंग, जो अपने पास जो हम पढ़ते हैं नेट के लिए, एग्जैक्टली वही सिलेबस है। और ये कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये मार्क्स होगा, ये पेपर होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का। ओके, तो टोटल मार्क्स 40 है, 80 क्वेश्चंस होंगे और 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है बस। ओके, तो 2 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है और 40 मार्क्स आपका टोटल है, वेटेज है 40 मार्क्स। ठीक है, तो आपका 40 मार्क्स का एग्जाम हो गया और 20 मार्क्स आ गए क्योंकि 60 हो गए टोटल, है ना। इसके बाद 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर हो गया, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। 40 + 20 60 + 15 75, लास्ट के बचते हैं 25 मार्क्स, क्योंकि टोटल मिला के तो 100 है, 100 से कट ऑफ आएगी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा सीट्स उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बोला लास्ट 25 मार्क्स हैं। अब ये ना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और ना मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे लेक्चरर हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उनको जितने भी साल का एक्सपीरियंस है पर ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एमएससी जो है वो 2018 में कंप्लीट हुई है, उसने 2019 में पढ़ाना स्टार्ट करा है, तो अभी उसको 2 इयर्स हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो आपको पर ईयर 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस मतलब आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 25। और इन्होंने ये बोला मैक्सिमम मार्क्स 25 ही मिल सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको 6, 7, 8, 10 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है, कितने का भी हो, आपको मैक्सिमम 25 ही मिल सकते हैं। इतना सही है। सो पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। और फिर इन्होंने ना एक चीज और लिखी थी यहाँ पर, अगर आपको सपोज करो कि आपको बेसिकली आपको मान लो कि हम बोल देते हैं कि हमें 2 इयर्स और 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर किसी साल में 6 महीने से ज्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस, जैसे मान लो 8 मंथ्स का हो गया एक्सपीरियंस है, तो उसको एक कंप्लीट ईयर माना जाएगा। यहाँ पे जो बोला हुआ है सेकंड पॉइंट में, अगर ऐसे है कि सपोज 2 इयर्स 7 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो उसको 3 इयर्स ही माना जाएगा। ठीक है, तो इतने हमारे पास मेन पॉइंट्स थे। अब अगर आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले इस पूरी एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी हुई कैटेगरीज आप ये भी देख सकते हो, इसको अच्छे से पहले रीड करना, समझना, देखना आप इसके लिए सच में एलिजिबल हो या नहीं, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, तो जितना मुझे क्लियर हुआ मैंने आपको बोल दिया, जितना मैंने बोला है उसके तो मैं श्योर हूँ कि हाँ कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि कुछ जिस पे डाउट हो, वो तो बिल्कुल श्योर है, बट आपको स्टिल पहले इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ना देखो हिंदी में एडवर्टीजमेंट है, कुछ तो एकदम टिपिकल हिंदी वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको मैं भी ट्रांसलेट शायद नहीं कर पाऊंगी,
और अगर मैंने कुछ किया और कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलत बोल दिया तो फिर पंगे होंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ जितना मुझे समझ में आया मैंने बता दिया यहाँ पर। बाकी अगर आप एलिजिबल इसके लिए हैं तो इसको प्लीज एक बार रीड कर लेना, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, अपनी फीस सबमिट करना। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।